नेक्स्ट चैप्टर हमने हमने इसके पहले क्या क्या चैप्टर पढ़ा? थ्योरी ऑफ डिमांड। उसमें हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, और हमने कुछ रिलेशन भी पढ़ा। हमने कुछ रिलेशन पढ़ा किसी के बीच में। डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, डिमांड एंड इनकम के बीच में। इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और नॉर्मल गुड। हाँ, और इंटीरियर गुड में क्या होता है? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड इनकम बढ़ता है ना। ये रिलेशन पढ़ा। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट वाला भी पढ़ा, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड गुड्स। क्या रिलेशन था उसमें? ये सब हमने रिलेशन पढ़ा। एक बढ़ता है घटता है, दूसरा बढ़ता है घटता है, सारी चीजें हमने पढ़ी ना। लेकिन हमने सिर्फ डायरेक्शन देखा। हमने क्या देखा कि भाई जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड किस डायरेक्शन में आता है, कम होता है कि ज्यादा, डायरेक्शन देखा। हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया इस चैप्टर में, उसी चीज को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना, सेम थिंग, राइट? In previous chapter we studied that according to law of demand, quantity demand increase with all, मतलब इंक्रीज हो रहा है मतलब डायरेक्शन, या डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, ये तो नहीं डिस्कस किया। ये चैप्टर में बस वही डिस्कस, कितना इंक्रीज या कितना, राइट? So the law of demand gives us direction. Increase is one direction, decrease is other and opposite direction. या शिफ्ट हमने पढ़ा, शिफ्ट होगा तो शिफ्ट भी क्या है? फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो भी डायरेक्शन है। शिफ्ट या तो फॉरवर्ड में हो रहा है या तो वो भी डायरेक्शन ही है। मैग्नीट्यूड या अमाउंट या एक्सटेंट ऑफ डिमांड चेंजेस वो हमने नहीं पढ़ा, वो हमने नहीं पढ़ा क्योंकि वो हमको यहाँ पढ़ना है। सो इन ब्रीफ इट डज नॉट इंडिकेट हाउ मच चेंज। हमने ये पढ़ा कि अगर प्राइस, जब प्राइस डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा, बट हाउ मच इंक्रीज? 1 रुपए डिक्रीज होने से कितनी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा ये तो नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा, ठीक है? कोई रिलेशन इन दोनों के बीच में हमने मैथमेटिकल रिलेशन नहीं किया था, बस इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, सिर्फ फॉरवर्ड से बैकवर्ड से, बस इतना ही पढ़ा था, डायरेक्शन। तो वो थ्योरी ऑफ डिमांड में सिर्फ डायरेक्शन, इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, राइट? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो जिससे हम उसकी वो न्यूमेरिकल टर्म में क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल टर्म में जब हम अप्लाई करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ इंक्रीज तो हुआ, लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें थोड़ा इंक्रीज, प्राइस कम हो रहा है लेकिन इंक्रीज थोड़ा। कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसके 10 रुपए कम होने से बहुत डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, फर्क पड़ गया ना। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका 10 रुपए प्राइस कम हुआ, 100 से 90 हुआ, तो इंक्रीज थोड़ा ही, थोड़ा 10%, 20%, 30%। दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका 100 से 90 हुआ, डबल हो गया। इससे तो थोड़ा ज्यादा कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ ये वाला तो बहुत ज्यादा क्या है, थोड़ा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, ये तो बहुत ज्यादा एकदम वॉलेटाइल, इसमें उतना पड़ेगा। तो ये समझने के लिए इंक्रीज तो दोनों में हुआ, इंक्रीज तो दोनों में हुआ, हमने उसे पढ़ा। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज हुआ वो पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So the concept of elasticity of demand was developed by Professor Marshall। में बताया था मार्शल बार आएगा क्योंकि बहुत सारे उसने दिए in his book Principle of Economics। Nowadays this concept has great importance in economic theory as well as applied economics। Economics में ये बहुत काम की theory है। ये उसने क्या किया, theory of demand को ही numerical form में express किया, बहुत आसानी से express। कैसे करना है भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है, बट हम सारे फैक्टर को एक साथ डिस्कस, हम किसी एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं, मान लेते हैं कि बाकी सारे फैक्टर में कोई चेंजेस, अगर सिर्फ एक फैक्टर चेंज होगा तो क्या होगा, राइट? तो और ये क्या क्या फैक्टर है? ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है? खुद का प्राइस, कमोडिटी का खुद का प्राइस, इनकम एंड रिलेटेड का प्राइस, इनकम, नॉर्मल गुड्स, इंटीरियर गुड्स,
रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, तो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे या तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है या तो, ठीक, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, चेंज इन डिमांड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कितना क्वांटिटी में चेंज आया, और अगर हम प्राइस कर रहे हैं तो चेंज इन प्राइस, अगर हम ओन प्राइस कर रहे हैं तो चेंज इन कितना प्राइस में चेंज हुआ, अगर हम इनकम कर रहे हैं तो कितना इनकम में चेंज हुआ, अगर हम रिलेटेड गुड्स कर रहे हैं तो कितना रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर में क्या आएगा, चेंज इन डिमांड, मतलब क्वांटिटी की। जिस प्रोडक्ट को, अगर हम प्रोडक्ट एक्स को डिस्कस करें तो प्रोडक्ट एक्स के डिमांड में कितना चेंज आया, क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड बढ़ रहा है ना, कितना डिमांड, कितना बढ़ा या कितना, कितना बढ़ा या कितना। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगर हम ओन प्राइस को का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो चेंज इन ओन प्राइस, अगर हम इनकम का डिस्कस करें तो चेंज इन इनकम। ठीक, लेकिन अगर मैं सिर्फ चेंज बोलूंगा तो ये उतना, मतलब देखो, क्वांटिटी डिमांड एक अलग चीज है और क्वांटिटी डिमांड एक अलग चीज है, और डिनोमिनेटर में क्या है, प्राइस एक अलग चीज है, सब्स्टिट्यूट प्राइस अलग चीज है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट में लूंगा ना तो मुझे कोई अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो मैं परसेंटेज में लूंगा। मैं क्या करूंगा, चेंज किस में लूंगा, मतलब हो सकता है ना एक जगह में तो 100 का 99 हो रहा है और एक जगह में 5 का 4 हो रहा है। मुझे बताओ कहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। 100 का 99 हुआ तो 5 का 4 हो, नहीं से, मतलब समझो तुम्हारी सैलरी है 100 रुपए, 100 की 99 हो, इसकी 5 रुपए की सैलरी है, 5 की इसकी 4 हो, और बड़ा फर्क किसका है, परसेंटेज में कैलकुलेट करो इसका 20%। अभी अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई दो अलग अलग चीज को कंपेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा कंपैरिजन नहीं मिलता, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। ये परसेंटेज ज्यादा है ना, तुम्हारा भी 1 रुपए का चेंज आया, तुम्हारा भी 1 रुपए का चेंज आया, लेकिन 5 में 1 रुपए का चेंज आया, ये तो 20%। 1 डिवाइडेड बाय 5 into 100 परसेंटेज निकाल दो, 1 रुपया कम हुआ, पहले कितना था 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 into 100 20%। तुम्हारा पहले था 100, चेंज एक का ही आया, 1 डिवाइडेड बाय 100 into 100 is 1%। तुम्हारा सिर्फ 1% कम हुआ है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका 20% कम हुआ है, बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में दूंगा तो मुझे अच्छा कंपैरिजन परसेंटेज में मिलेगा, तो मुझे ज्यादा अच्छा कंपैरिजन। एग्री? इसके लिए हम चेंज इन डिमांड किस में लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन, मतलब चेंज निकालेंगे उसको परसेंटेज, इसका भी चेंज निकालेंगे उसको परसेंटेज। ठीक, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या आएगा, चेंज इन डिमांड, किसका डिमांड, जिस प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, जिस प्रोडक्ट का हम स्टडी करते हैं उसके क्वांटिटी में कितना डिमांड में चेंज आया। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, हम जिस भी चीज से कर रहे हैं, अगर ओन प्राइस से कर रहे हैं तो ओन प्राइस में चेंज का परसेंटेज, इनकम से कर रहे हैं तो इनकम में चेंज का परसेंटेज, अगर रिलेटेड गुड्स का कर रहे हैं तो या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कितना चेंज आया तो परसेंटेज में कर। लेकिन ये हमारे सिलेबस में सब नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, कौन सा, फोन। सकता है जब आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओ तो कुछ अब ये तरीका है कंपेयर करने का। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी ऑफ 3 टाइप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस मतलब दूसरा प्रोडक्ट रिलेटेड, क्रॉस मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं, रिलेटेड। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब खुद का प्राइस, जिसको हम स्टडी करें उसका प्राइस, राइट। Price elasticity of demand refer to the percentage change in demand for a commodity with respect to percent change in price of given commodity, मतलब खुद की commodity। मतलब इसी फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। न्यूमरेटर में तो सब में सेम ओन प्राइस, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं इनकम आ जाता है, अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये थर्ड वाला रिलेटेड गुड, मतलब या तो सब्स्टिट्यूटिव गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अगर इसमें मैं इसी फॉर्मूले में मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, राइट, तो अगर समझो मैं ये वाले फैक्टर की जगह, अगर ये वाले फैक्टर की जगह मैं ओन प्राइस डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, ओन प्राइस, न्यूमरेटर तो सेम है, अगर मैं ओन प्राइस परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, तो फिर ये तो हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। और अगर मैं इसकी जगह अगर मैं इनकम डाल देता हूँ, परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो ये हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये आ जाएगा। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड या प्राइस ऑफ, ठीक। बट हमको ये तीनों नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूला याद रखना है, इसका फॉर्मूला तीनों का फॉर्मूला याद रखना, इन तीनों का फॉर्मूला ये है। अब डिटेल में हमको सिर्फ पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, फॉर्मूला तो वही है जो अभी डिस्कस किया, ठीक। Price elasticity of demand is defined as a measurement of percentage change in quantity demand due to percentage change in own price, वही चीज जो अभी हमने डिस्कस की है ना। परसेंटेज चेंज क्या बोल रहा है, is measurement of price elasticity of demand is defined as measurement of percentage change in quantity demanded due to percentage change, मतलब percentage change in quantity of good divided by percentage change in price of that, वही जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी को वर्ड में लिख दिया, ठीक। सो और इट टेल्स अस अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज, फॉल इन डिमांड ऊपर आएगा तो नीचे राइज आएगा, या फिर इंक्रीज इन डिमांड तो नीचे क्या आएगा, फॉल इन, डिक्रीज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स रिलेशन होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड, मतलब ऊपर इंक्रीज है तो नीचे डिक्रीज, ऊपर डिक्रीज है तो नीचे, और ऊपर हमेशा क्या है, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, और नीचे क्या है, उसी कमोडिटी का प्राइस, ठीक। ये बताता है, ये हमको पता चलता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू या विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब अगर मैं बिस्किट की बात कर रहा हूँ तो बिस्किट के क्वांटिटी में कितना डिमांड चेंज आया डिवाइडेड बाय बिस्किट के प्राइस में कितना चेंज। अगर मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ तो एप्पल के क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय एप्पल के प्राइस में कितना चेंज आया, ये दोनों को मैं परसेंटेज में करूँगा, ठीक है, समझ में आया, पक्का, आगे बढ़े। अगर इसी चीज को जो अभी हमने, हाँ, अब इसके देखो बहुत सारे अलग अलग मेथड है, बट हमारे सिलेबस में एक ही मेथड, परसेंटेज में, हमारे सिलेबस में क्या है, एक ही मेथड है, परसेंटेज मेथड, हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज मेथड इज द मोस्ट कॉमन यूज मेथड फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कभी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी, क्यों, नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही इनकम, नो डाउट इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड को अगर कोई अफेक्ट करता है तो प्रोडक्ट का प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ओन। तो सिंपल अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी,
अगर इनकम इलास्टिसिटी निकालना होता तो बोलता अलग से कि इनकम का निकालो, रिलेटेड गुड का होता तो बोलता रिलेटेड गुड का निकालो। अगर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मतलब वो प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक, ये याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिक, देखो यहाँ पे सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे, मतलब बेसिकली कुछ नहीं दिया तो प्राइस ही होगा। ठीक है, राइट। तो इसमें आपको दो चीज मेजर करना है। क्या मेजर करना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुमको एक मेथड सिखा रहा हूँ, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, बस फॉर्मूले में वैल्यू से, बट वो फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। फॉर्मूला कैसे बना वो बहुत जरूरी है। हमारा फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सिंपली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड समथिंग लाइक दिस, ईडी, ई इलास्टिसिटी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी हमने? बताओ, न्यूमरेटर में क्या आएगा? राइट, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो डिमांड तो किसी कमोडिटी का होगा, तो डिमांड ऑफ से हम मान लेते हैं कमोडिटी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन राइट प्राइस ऑफ एक्स, नॉट वाई जेड, तो की प्राइस। अगर समझो मैं बोलता हूँ, अगर समझो मैं बोलता हूँ इनिशियल प्राइस है P, और चेंज प्राइस है P1। पहले प्राइस क्या था? प्रोडक्ट एक्स का प्राइस क्या था? P। अब चेंज हो गया, इनिशियल एक्स का प्राइस था P, अब चेंज प्राइस हो गया, बढ़ा या घटा जो भी, P1 हो गया। और इनिशियल क्वांटिटी था एक्स का, इनिशियल क्वांटिटी था Q, और अब चेंज होकर के हो गया, चेंज क्वांटिटी हो गया आपका Q। समझ में आ रहा है? तो चेंज कितना हुआ? चेंज इन पहले क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? कितना चेंज हो गया? चेंज कितना हुआ? पहले तुम्हारा क्वांटिटी था 100, अब हो गया 90, तो चेंज कितना हुआ? क्या हो गया? Q1 माइनस, यही हुआ ना, Q1 माइनस Q, which is denoted as delta Q, और चेंज इन प्राइस क्या हो गया? करेक्ट, चेंज इन प्राइस क्या हो गया? P1 माइनस P, इसको हम बोलते हैं डेल्टा P। अब अगर मुझे परसेंटेज, अब मुझे तो क्या निकालना है? ये तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड मतलब क्वांटिटी, क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, यही होगा ना। चेंज कितना हुआ? डेल्टा Q, पहले कितना था? पॉइंट समझ में आया? जो पहले था हमेशा उससे लिया जाता है, इनिशियल डिवाइड में आएगा, ठीक है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? चेंज इन प्राइस तो डेल्टा P है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, इन्हीं दोनों को तो डिवाइड करना है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट इन दोनों का रेशियो? तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डेल्टा P अपॉन P। ठीक, क्या ये 100 कैंसिल हो सकता है? 100 कैंसिल हो सकता है। सो elasticity of demand will be equal to what? Delta Q upon Q,
देखो ये जो डिवीजन है ना, अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो ये जो डिनोमिनेटर वाला उल्टा हो जाता है, याद है मालूम है? तो क्या हो जाएगा इनटू ये डेल्टा पी का पी बाय डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब आई कैन से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन पी। मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस ये क्या ये समझ में आया? मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए तो मुझे चार चीज मालूम होनी चाहिए। क्या चार चीज मालूम होनी चाहिए? मुझे क्यू मालूम होना चाहिए, पी क्यू बना पी वन, डेल्टा पी तो मैं निकाल लूंगा ना, डेल्टा क्यू तो मैं निकाल लूंगा, क्यू बना क्यू को माइनस कर दो, डेल्टा पी भी निकाल लूंगा। पहले डेल्टा क्यू निकालूंगा, फिर डेल्टा पी निकालूंगा, फिर इसी फॉर्मूले में। अच्छा, साथ में माइनस साइन हमेशा होती है, राइट? साथ में मैंने ये लिखा नहीं, लेकिन ये माइनस साइन हमेशा ही होती है, माइनस साइन हमेशा ही होती है, ठीक? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मूला आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सिंपल सा फॉर्मूला। कैसे आया मैंने बता दिया, कैसे आया। वही जो वर्ड में लिखा था उसको मैंने फॉर्मूला लगाया था, 100 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो मुझे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेल्टा पी निकालो, डेल्टा क्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि ऊपर भी परसेंट नीचे भी परसेंट, 100 तो कैंसिल हो गया ना, ठीक? अब इसमें माइनस क्यों आता है? Why should change in quantity and price be considered as percentage? अच्छा, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हम परसेंटेज में क्यों करते हैं। ये जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया, लेकिन परसेंटेज का कंपैरिजन ज्यादा अच्छा कंपैरिजन होता है ना, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटी है ना। प्राइस में 5 से 4 का चेंज आया, क्वांटिटी में 100 से 1 चेंज तो एक ही है, लेकिन इसका परसेंटेज 20% चेंज हुआ, इसका सिर्फ 1% चेंज हुआ। तो हम परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो एक ज्यादा बेटर कंपैरिजन होगा, राइट? सो इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसीडर्ड, अगर परसेंटेज चेंज कंसीडर नहीं करते और हम एब्सोल्यूट चेंज कंसीडर करते हैं, देन कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस टू गुड्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। दो अलग अलग गुड्स, एक 4-5 रुपए वाला गुड्स और एक 100 रुपए वाला गुड्स, उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन अच्छा नहीं होगा, है ना? सो हियर इज एन इलस्ट्रेशन टू कंसीडर। वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ पे भी एग्जांपल बता दिया कि भाई प्राइस ऑफ चेयर इंक्रीज 10 to 20 रुपीज, 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है, एंड डिमांड इंक्रीज बाय 50 to 25, 5 रुपए का इंक्रीज है, एंड प्राइस ऑफ अ टेबल डिक्रीज 20 to 10 एंड द डिमांड इंक्रीज 25। मतलब सिर्फ अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में कर रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई 0.5% का चेंज आ रहा है टेबल में और 2% का चेंज आ रहा है इसमें, शेयर, ज्यादा बेटर। अंडरस्टैंड? एब्सोल्यूट में जब मैं अगर करने जाता हूँ तो इन दोनों को मैं मतलब चेयर और टेबल को कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है ना। यहाँ हम चेयर को डिस्कस किया हमने और यहाँ पे हमने टेबल को डिस्कस किया, चेन तो दोनों में सिमिलर आ रहा है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे 10 का चेंज आ रहा है तो यहाँ 5 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी तो 10 का चेंज आ रहा है और यहाँ पे भी 5 का ही 25 का चेंज आ रहा है। एब्सोल्यूटली कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो 0.5% और यहाँ पे जो आ रहा है वो 2% आ रहा है। कंपैरिजन के लिए ज्यादा बेटर होता है, इसीलिए हम परसेंटेज ले रहे हैं। तो in case of absolute change is considered, we can only say this, that in case of chair demand is reduced to half या increase to double, something like that, half हो गया, double हो गया, ये कोई एक अच्छा कंपैरिजन नहीं है जब तक उसको मैथमेटिकल नंबर से हम नहीं डिनोट करते हैं, मजा नहीं है ना। तो उसी को दिस कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी मेक लिटिल और नो सेंस। इंस्टेड इफ परसेंटेज चेंज इज कंसीडर्ड कि हाँ भाई 1% चेंज आया प्राइस में, 0.5% चेंज आया डिमांड में, 2% चेंज आया टेबल में, अगर ऐसा बोलते हैं तो ये ज्यादा बेटर कंपैरिजन है। एग्री और नॉट?
पहली चीज इसलिए परसेंटेज में रखा। ठीक। दूसरा, माइनस साइन क्यों हो, मुझे बताओ। बहुत सिंपल सी चीज, अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज? मतलब ये पॉजिटिव है तो ये, और अगर डिमांड की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो प्राइस डेफिनेटली क्या हो रहा है? तो ये नेगेटिव है और ये, मतलब हमेशा एक नेगेटिव होगा और एक, और जो मैथ्स पढ़ता है, मैथ्स जानता है, उसको भी मालूम है पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज ऑलवेज राइट। So that's why negative sign is good. फाइनल आंसर में नहीं लिखते, फाइनल आंसर में तो हम वही लिखते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि भैया एक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। A careful reader should observe that we have put minus sign to the formula due to negative relation between the price, क्योंकि प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है ना, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज। नेगेटिव रिलेशन मतलब इनवर्स रिलेशन, राइट। So one change will be positive and other will be negative, and positive divided by negative is always ठीक। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसी के ऊपर। सपोज द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4। इनिशियल प्राइस मतलब P। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ। इनिशियल प्राइस मतलब P कितना है, राइट, एंड इनिशियल डिमांड इज Q, 1 कप, राइट। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल टू ₹2 पर कप, मतलब प्राइस फॉल हो गया है ना, 4 से कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब ये P1 फाइनल प्राइस या चेंज प्राइस। तो क्वांटिटी क्या हो गया, क्वांटिटी 1 कप की जगह कितना हो गया, 4 कप, मतलब दिस Q1 इज इक्वल टू 4। और डिफिकल्ट था क्या ये? पहला स्टेप तो मैंने P1 Q1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इजीली लिखिए। ठीक। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम। सिंपल है, डेल्टा P कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा Q, पहले डेल्टा Q कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा Q क्या हो जाएगा, सिंपली Q1 माइनस Q। बताओ Q1 माइनस Q कितना होगा, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा P विच इज P1 माइनस P। हमेशा याद रखना, P मतलब इनिशियल और P1 मतलब चेंज, जो पहले था P और जो चेंज होके बाद में हो गया, बढ़ गया या घट गया, जो भी। ठीक। कितना होगा P1 माइनस P, P1 कितना है 2, माइनस P कितना है 4। बताओ 2 माइनस 4 कितना होगा, एक पॉजिटिव आएगा तो एक हमेशा नेगेटिव आएगा ही आएगा। अब सीधा सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज अवर फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED। बताओ क्या है फॉर्मूला, डेल्टा Q अपॉन P इनटू, यहाँ उल्टा होगा, ऊपर P नीचे, और आगे क्या आएगा, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या है डेल्टा Q की वैल्यू 3 अपॉन -2, और माइनस लिखते तो ब्रैकेट इनटू P कितना है 4 अपॉन Q कितना है 1, और आगे माइनस, ये माइनस और ये माइनस तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4। ठीक है, तो योर आंसर इज 6। ठीक, डिफिकल्ट था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। Q1 हो जाएगा 12 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा 7 माइनस विच इज इक्वल टू 2। सो डेल्टा Q इज -8 अपॉन डेल्टा B is 2 into P is 5 अपॉन 20। तो ये हो गया 8 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 20, दैट इज 40 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू।
चलो फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, है ना, ऐसे ही है क्वेश्चन। या इसको भी सॉल्व ही कर लो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो एक और क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जाम्पल 1, क्या आंसर आया? पहला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, क्या आंसर आया था? माइनस तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता, आंसर क्या आया था? 6। दूसरे का क्या आया? तीसरे का क्या आया? 1 पॉइंट, मतलब 1.525 की, तो मतलब समझो एग्जाम्पल 1 में आया 6, आपका इलास्टिसिटी और डिमांड क्या आया? 6। और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या आया आपका? 1। अब इसका क्या मतलब है? समझो ये है एप्पल और ये है वीट, इसका क्या मतलब है? जब एप्पल की प्राइस में 1% का चेंज है, एप्पल की प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज है? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहां है ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब, और नीचे क्या होता है? प्राइस। किसका प्राइस? एप्पल का। तो जब एप्पल की प्राइस में 1% बढ़ा या घटा, 1% का चेंज आया, तो एप्पल की क्वांटिटी में 6% का चेंज आया, प्राइस में 1%। यहाँ पे वीट के प्राइस डिनोमिनेटर में तो हमेशा वन है ना, तो परसेंटेज डिवाइड कर लिया ना। अगर 1% चेंज होगा तो इसमें 6% चेंज होगा, अगर 2% होगा तो कंपैरिजन करना है ना, तो एक चीज को इक्वल कर दो, तभी तो कंपैरिजन करोगे ना। इसका 1% तो उसमें कितना, इसका 1% तो उसमें कितना, तभी तो कंपैरिजन होगा ना। इसका 1% में 6% है, इसका में 5% वाले में वहाँ 5%, ऐसा कंपैरिजन तो ठीक नहीं। कोई चीज तो कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने क्या बोला, आंसर डिनोमिनेटर में हमको आना चाहिए, अब तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है, इट इज हाईली इलास्टिक। क्या है ये? हाईली इलास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा चेंज होता है। दिस इज लो इलास्टिक, समझ में? मतलब ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। थोड़ा प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी में बहुत चेंज आ गई, जितना ज्यादा, हाँ 1% जितना ईडी ज्यादा है, अगर ईडी 20 है, इसका ईडी 1 है और इसका 6 है, मतलब ये 6 टाइम ज्यादा चेंज आ रहा है, 6 टाइम से ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका 20 है, इससे 20 टाइम ज्यादा चेंज आ रहा है, और ज्यादा हाईली। हम तीन को भी कंपेयर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इलास्टिक उससे थोड़ा कम है, कंपैरिजन तो आप किसी को भी कर सकते हैं। कंपेयर तो आप किसी को भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, 10 को भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, सबसे ज्यादा रैंक 1, आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो। ईडी निकालो, ज्यादा इलास्टिसिटी जिसका, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जिसका सबसे हाई है, सबसे कम वाले का सबसे लोएस्ट। हाई ईडी मींस हाई इलास्टिसिटी, हायर ईडी मींस हायर इलास्टिसिटी, और सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी ही होता है। जब तक मैं एक लाइन के सामने, बताओ अगर मैं एक लाइन खींच दूं, मैं बोलूं कि कौन सी लाइन बड़ी, इसका कोई सेंस बनता है? मैं एक और लाइन खींच दूं कि भाई ये लाइन नंबर 1 है, अब मैं बोल दूं कि लाइन नंबर 2, तो आप बोलोगे कि भैया हाँ लाइन नंबर 2 बड़ी।
जब एक ही लाइन रहेगी तो कंपैरिजन में कुछ है। तो जब मैं दो ईडी को कंपेयर करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ज्यादा इलास्टिक है इसके कंपेयर। ठीक है, अगर मैं एक और ले आऊँ कि भाई यहाँ एक कोई और ऐसा है जिसका ईडी 20 है तो मैं बोलूँगा भैया ये ज्यादा है इसके कंपेरिजन में और इससे भी बहुत ज्यादा है। तो हमेशा कंपैरेटिव स्टडी होती है, इसीलिए ईडी निकाला। जब तक नंबर, अब तक हम इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज बोल रहे थे, इसमें भी इंक्रीज हुआ, इसमें भी इंक्रीज हुआ, इसमें भी डिक्रीज हुआ, तो इसमें भी डिक्रीज हुआ। इसमें 1% का डिक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन प्राइस, 6% का डिक्रीज हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आया? ये एक ज्यादा अच्छा कंपैरिजन है और परसेंटेज में मैं मानता हूं और भी ज्यादा बेटर है क्योंकि हम वो भाई वीट और एप्पल को भी कंपेयर कर पा रहे हैं क्योंकि हमने परसेंटेज देखा ना, हमने एब्सोल्यूट थोड़ी देखा। वीट का 1 किलो का प्राइस 30-40 होगा, एप्पल का 1 किलो का प्राइस तो 200 भी हो सकता है, 150-200